अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। हुकूमत के साथ होने वाले एक और सियासी मुद्दे ने ऐवान बाला में तलातुम बपा कर दिया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जाम में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ऐवान में खड़े होकर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तावील दी कि रात के वक्त बिल को एजेंडा पर लाना मुनासिब नहीं था। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी तो 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी किया। That means you facilitated the government, not the opposition. I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में मैं पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ एज अ न्यूट्रल पर्सन आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस यू शुड हैव प्रोटेक्टेड राइट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द आइल्स। जबकि यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी ही जमात के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने साबिक वजीर आजम की तावील को रद्द कर दिया था। मुस्तफा नवाज खोखर अब की बार उन लोगों से किनारा करते नजर आए कि जिन पर शुबा था। यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी काबीना में उनके साथ मुशीर भी रहा हूँ। और लेकिन माज़रत के साथ हमारे लिए ये लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है बार बार कि अब जिस तरह पिछला जो एक इजलास था जब ये बिल्स वगैरह वहाँ पर पहले दिन पेश हुए तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे, फिर आज गिलानी साहब नहीं थे। तो हमारे लिए जो डॉक्टर साहब, मैं और दीगर लोग जो हम हर रोज़ टीवी चैनल्स पर आते हैं, आपके सख्त सवालात का जवाब देते हैं, अवाम के सामने हमारे चेहरे और हमारी गुफ्तगू होती है, तो हम जब खुद कायल नहीं हो पाते तो हम कैसे लोगों को, अवाम उन्नास को कायल कर पाएँ, आपको कायल कर पाएँ कि वाकई हम इस हुकूमत को हटाने में संजीदा हैं। तालिम अपोजिशन को बखूबी अंदाजा था कि 2 फरवरी को IMF पाकिस्तान को फंड जारी करने के मामले पर बहस करेगा। यही बात शौकत तरीन साहब भी कह चुके थे। IMF की जानिब से जिन इस्लाहात की तकमील कही गई थी, इनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल और मिनी बजट की तकमील शामिल थी, जो जल्द अज जल्द मंजूर करवाए जाने थे। जबकि 2 हफ्ते कबल हुकूमत वक्त ने बिल तमाम सेनेट के मेंबरान को भिजवा भी दिया था, मगर ऐवान बाला में अददी अक्सरियत रखने के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुखालिफत के बावजूद सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल 1 वोट की अक्सरियत से मंजूर हो गया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के 8 और हुकूमत के 4 मेंबरान ऐवान से गैर हाजिर रहे। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने में ताखीर पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज और हंगामा करते हुए चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। ऐवान IMF का जो यार है, गद्दार है के नारे लगाता रहा, इसकी गूंज उठती रही। इन तमाम तर सियासी ढकोसले कह लीजिए, तकलीफ कह लीजिए, इन तमाम तर नारों के बावजूद हुकूमत गुज़िश्ता 3 साल की तरह इस बार भी अपना हदफ बासकून बाआसानी हासिल करने में कामयाब रही है। ताज्जुब तो यह है कि अपोजिशन के बयानिए में यह बिल तो कौमी सलामती से जुड़ा था, निजी कामों से बहुत अहम था। IMF की सिफारिशात के तहत टैक्सेस में इजाफे, इसके नतीजे में होने वाली महंगाई, इसके नतीजे में पाकिस्तान की सालमियत, हमारी सॉवरेंटी, हमारी आज़ादी, स्टेट बैंक तरमीमी बिल के खिलाफ सीना तान कर मीडिया के सामने खड़े होने वाली अपोजिशन सेनेट में क्या करती दिखाई दी, सबको ताज्जुब हुआ, ढेर हो गए। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं, आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? जो आप स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रहे हैं, जो हम स्टेट बैंक गुलामी बिल का नाम देते हैं, ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मुईशत का खुद मुख्तारी पे। IMF को पहले ही ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो दे चुके हैं। इकॉनमी जो है वो आपकी मौशी जो है वो भी आज के बाद IMF के हवाले होगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने बारहा इस अज़म का इजहार किया था कि जियालों का लहू गरमाया था साथ साथ कि वो बतौर ऑपोजिशन हुकूमत को पार्लियामान के हाथ बांध देंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। वो स्टेट बैंक के बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी डंके की चोट पर दावा किया था कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल किसी सूरत पास नहीं होने देंगे। स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल इस वक्त पार्लियामेंट में है, खुद मुख्तारी के नाम पर उसे बैनुल अक़वामी इदारों का मालियाती गुलाम बना दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है। और जैसे हम खाकम बदहन आज़ाद रियासत की बजाय एक बार फिर एक कॉलोनी का रूप धार रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी अजीज़ है और किसी कीमत पर भी हम अपनी आज़ादी का सौदा करने की इजाज़त किसी हुक्मरान को नहीं दे सकते। लिहाजा इस नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ऑपोजिशन के 11 सेनेटर्स गायब थे। इसमें से तला महमूद साहब JUIFA के सीनियर तरीन रहनुमा भी मौजूद नहीं थे। यही हुआ था सादिक संजानी के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तब भी JUIFA के सेनेटर्स मौजूद नहीं थे, इस बार भी नहीं थे। नाज़रीन, ऑपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मरकजी रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में नहीं थे। ऑपोजिशन को शिकस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वोट कम होने के बायस हुई है और इस वोट के कम होने से हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया है और हुकूमत एक बार फिर अपनी फतह पर फूले नहीं समाई। शेख रशीद साहब ने अपनी तमाम तर सियासी पेशनगोइयों पर इत्मीनान का इजहार किया और एक बार फिर यह इंकशाफ किया है कि ऑपोजिशन के दर्जन से जायद मेंबरान हुकूमत के साथ हैं। और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिल को मुल्क के मुफाद में बिलवास्ता सपोर्ट करने पर पीपल्स पार्टी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। रजा रबानी जैसे जीरक सियासतदान भी एक बार फिर जमहूरियत से शर्मशार नजर आए। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि तारीख और नई नस्ल इस शर्मनाक फेल पर पार्लियामेंटेरियंस और हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन है कि जब सेनेट में ऑपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद बेबस हो गई। ये मजाक खत्म होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है नाजरीन के 26 जनवरी को सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल होने के बावजूद हुकूमत ने अपने अरकान की तादाद कम होने के बाद स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने से गुरेज किया था। इजलास में हाजिर होने के बावजूद एक बार वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ऐवान से बाहर चले गए थे कि जिस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का यह कहना था कि हुकूमत अगर बिल पेश खुद ही ना करे तो मैं क्या कर सकता हूं। इस दौरान ऑपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी की गई थी। साथ ही एजेंडे के मुताबिक बिल पेश करने का मुतालबा भी किया गया था। गोया 2 दिन कबल हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के इल्म में नहीं था कि हुकूमत ये मार्का सर अंजाम कर पाएगी। मुमकिन है सियासी मोर्चों में मामला ऐसे ही मख्फी रखे जाते हों, मगर बहरहाल द $1 मिलियन क्वेश्चन राइट नाउ इज कि 3 सालों में ऑपोजिशन ना तो स्पीकर इंतखाब चित कर पाई, ना सेनेट चेयरमैन का इंतखाब, ना वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ला पाई और तरमीमी बिल भी एक वोट से गवा बैठी है। अब तहरीक अदम एतमाद लाने के ख्वाब क्यों कर और कैसे देख रही है? ऐसी ऑपोजिशन इन हाउस चेंज की बात कर रही है, किस बुनियाद पर कर रही है, किस भरम पर कर रही है, कैसे कर रही है? ऑपोजिशन सियासत से हाथ कर गई है या फिर ऑपोजिशन के साथ हाथ हो गया है? इसी अहम तरीन इशू के ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और ऑपोजिशन या साबिक ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारा साथ देंगे। सेनेटर ऑन अब्बास तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पंजाब जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं मज़हर अब्बास साहब को। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर पहले तो फरमाइएगा कि ज़रा अनएक्सपेक्टेड था आपकी तरफ से आज इस्तीफ़ा टेंडर करना। ये आपने अपनी पार्टी की आदत को ही दिया है या चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को भी पेश कर दिया है? देखिए, मेरे ताल्लुक है मेरी पार्टी के साथ
अपनी पार्टी ने ये बनाया तो मैंने पार्टी को ही कह दिया कि आई एम सॉरी, मैं नहीं मजीद कर सकता। तो वो मैंने पार्टी को रिजिग्नेशन टेंडर कर दिया। अभी आपकी पार्टी लीडरशिप इस हवाले से फैसला करेगी या फैसला आप कर चुके हैं कि आप मजीद नहीं करेंगे काम एज ऑपोजिशन लीडर इन द सेनेट? कर चुका हूँ कि मैं मजीद नहीं करूँगा। अब आई गिवन द रेजिग्नेशन टू माई पार्टी। नाउ आई हैवंट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम देम एज येट। ठीक है, मगर इसको उतना एज गुड एज गिविंग इट टू द सेनेट चेयरमैन ही समझें, जैसे कि आपने संजानी साहब को भी दे दिया है। एज गुड एज दैट? देखें, मेरा उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक मेरी पार्टी से। दिस सीट वाज गिवन टू मी बाय माय पार्टी एंड आई हैव गिवन बैक टू माय पार्टी। और सर, आपके नजदीक कौन जिम्मेदार है इस शिकस्त का? चेयरमैन सेनेट। उसकी रीजन ये है कि पहली बात ये है कि जब नेशनल असेंबली में ये बिल आया था तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया और डेलीब्रेट, मगर जब यहाँ आया तो इनके पास 15 दिन थे। दे शुड हैव सेंट टू द कमेटी फॉर डिस्कशन और उसके बाद वो हाउस में लाना चाहिए था। और दूसरा, प्रीवियस प्रैक्टिस स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, उसमें मैं एडवाइजरी काउंसिल जो है उनको बुलाता था, उनके साथ डिस्कशन करके ऑर्डर ऑफ द डे और डेट कंफर्म करके फिर मैं रखता था। और इन्होंने खून मारा कि रात के 12 बजे के बाद दे डिसाइडेड द एजेंडा। दैट वाज फॉर ऑल फेयर सिचुएशन। ये मतलब बायस्ड ओपिनियन थी। और फिर जब वोटिंग हुई तो वी वन, और इन्होंने फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। और जब उनके बंदे पूरे होने के करीब थे या होंगे या नहीं होंगे, तो फिर भी हम बराबर हो गए। फिर इन्होंने खुद वोट दिया उनको। और जो स्पीकर होता है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। चेयरमैन सेनेट इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। So then by giving vote to the government, that proved कि जो सेरा है इनकी कामयाबी का, जो मुल्क को गिरवी रखने का, वो एक वोट से, चेयरमैन सेनेट के वोट से ही वो हुआ पास। मगर सर, अगर आपके तमाम तर लोग उधर मौजूद होते तो चेयरमैन सेनेट इररेलेवेंट हो जाते ना। और दिलावर खान साहब के ऊपर अब बहुत ज़्यादा नज़ला गिर रहा है, स्पेशली ऑपोजिशन की जानिब से। आपको लगता है दिलावर खान एंड हिज ग्रुप शुड गो बैक टू द ट्रेजरी बेंचेस, उनको क्रॉस ओवर कर जाना चाहिए वापस? देखिए, मैं पहले बात बताऊं कि नेशनल असेंबली में भी ये आया था तो वहाँ हमारे लोग शॉर्ट थे, पास नहीं हो सका था। हर मतलब अगर आप इमरजेंसी में रात को 12 बजे के सुबह 10 बजे पहुंच जाए तो सबका पहुंचना मुश्किल होता है और सबको चेक रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको चाहिए था कि इतना खुफिया रखने की क्या जरूरत है। जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जो इतना मुल्क के लिए मेक और ब्रेक की बात। सर, मगर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो रात गए आपको निकल जाना चाहिए था, सुबह को निकल जाना चाहिए था किसी टाइम पे, या लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए था। आपके तो कराची से आप बताएं कि मैं पहले शाह महमूद की मानता होता हूँ। भाई दैट इज नथिंग टू डू विद दिस। वो जो टर्न कोर्ट है वो एडवाइस नहीं कर सकते। ठीक है। और मुझे बताइए सर, ये चेयर में मुझे ये बताइएगा कि अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब इसेंशली अगर आप इस्तीफा कह रहे हैं, मेरा तो हतमी फैसला हो चुका है, तो अब आजम नज़ीर तारड़ साहब को चांस मिलेगा नून लीग से, या अगला चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का ही आएगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने रेजिग्नेशन दिया है टू द चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भट्ट। लेट हिम डिसाइड and then I'll get back to you. Okay, and one more question sir, शेख रशीद साहब का कहना है कि ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? अगर इतने ऑपोजिशन के मिले होते तो मैं सेनेटर नेशनल असेंबली से कैसे इलेक्ट हो जाता?
तो यही मेरा सवाल आपसे किया था, आपने जवाब नहीं दिया। दिलावर खान साहब और उनके दोस्तों को वापस चले जाना चाहिए दूसरी साइड पे, हुकूमत की साइड पे, क्या वो बोझ बन गए अब? ग्रुप जो है वो आजाद था, वो पीपल्स पार्टी में जम नहीं हुआ था और किसी और जमात में भी जम नहीं हुआ था, तो वो मकसद है उन्होंने इंडिपेंडेंटली ग्रुप था, लेट देम बी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि क्रेडिट गोज टू द चेयरमैन फॉर व्हाट एवर द विक्ट्री दे थिंक दे हैव, एंड द क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम, नॉट टू मी, बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम मुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और गिलानी साहब मुझे बताइएगा कि ये अब आने वाले दिनों के अंदर तो हम देखेंगे जो भी फैसला आपकी क़यादत करती है सर, मगर ये फवाद चौधरी साहब का मानना है कि आप तो कैजुअल्टी बन गए, आप तो मासूम हैं, असल तो आपसे बाला आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब आपकी क़यादत फैसला कर चुकी थी जिधर करना था। धरना था इस चीज का फैसला हो सर, यानी कि आपके फैसले जो हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ऊपर से हो गई थी आपकी क़यादत की तरफ से, आप तो ऐसे ही कैजुअल्टी इन वॉर हैं। देखिए मुझे इसका नहीं पता, मुझे तो सिग्नेचर्स करके उन्होंने दिए और उसके बाद वी सबमिटेड दैट एप्लीकेशन टू द चेयरमैन सेनेट। तो बाकी जो जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपने कहा कि उनके 15 बंदे साथ हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि 16 मेंबर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया है। मगर आपने बड़ी मुश्किल पोजीशन में नहीं अपनी क़यादत को डाल दिया गिलानी साहब? अगर वो आपका इस्तीफा कबूल करेंगे तो ये फिर आपके ऊपर बुरा लगता है। आपकी एक ब्लेमिश फ्री एक हिस्ट्री है, आपका एक करियर रहा है जिसके ऊपर दाग लग जाएगा जैसे कि एतराफ़ जुर्म है, और अगर नहीं कबूल करेंगे तो तब लगेगा बाला उन्होंने ये काम कराना ही था तो खुश हैं। यानी कि बड़ी आपने कैश 22 पोजीशन में डाल दिया है अपनी क़यादत को। देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने पार्टी को एम्बैरस नहीं करना था। आई हैव सैक्रिफाइस्ड थ्रू आउट माई लाइफ फॉर माई पार्टी। आई स्टेप डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर नॉट राइटिंग अ लेटर टू द अथॉरिटी अगेंस्ट माई ओन सिटिंग प्रेसिडेंट, जो कि मैंने किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ही हैड कंप्लीट इम्यूनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। तो इसलिए मैं इन छोटी छोटी बातों में व्हाई शुड आई waste my time to embarrass my party। अभी हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और हम उस पर ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं। और आखिरी सवाल गिलानी साहब, ये एक सर्वे आया है पल्स का, 55% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में बिलीव करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। क्या कहेंगे आप? देखें, अगर डील होती तो सबसे पहले मैं चेयरमैन सेनेट बन जाता। फिर आप बताएं, मैं तो जीता हुआ हूँ, ये तो आपको भी पता है। और सर जिधर इधर नंबर अददी अक्सरियत होते हुए भी आप लोग अपना काम ना करा सके तो नेशनल असेंबली में तो नंबर ही नहीं है सिरे से, कौन से अदम एतमाद के वोट का आप लोग सोच रहे हैं? नेशनल असेंबली में आई डिफीटेड द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट वाज कन्विंस्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड ही शुड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इज इट राइट और रॉन्ग? So, but, sir, he did take a vote of confidence last year, and he won that vote of confidence with 170 172 चाहिए थे, ले गए थे ऊपर के 5-6 ले गए थे ऊपर, एक बार फिर ले जाएंगे। यानी कि बिल्स पे बिल्स ये पास करा रहे हैं पिछले 3.5 साल से बासानी सुकून से। सुने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको ये था कि उनको सपोर्ट मिली थी, अदरवाइज वो कच्चे नहीं कर सकते थे उन लोगों को। He has given 50 crore each to each MNA for the development fund before taking oath। कोई गैबी सपोर्ट तो नहीं मिली थी? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मगर मैं
कह रहा हूँ कि हो सकता है। बहुत 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 शुक्रिया यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा हतमी है और इसको वापस नहीं लूँगा, अपनी पार्टी की क़यादत को एम्बैरस नहीं करना चाहता, मज़ीद ये इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। हम लॉन्ग मार्च पे तवज्जो देंगे। एक वोट से जो सेनेट का बिल पास हुआ है, ये एक वोट सादिक संजरानी का था और इस शिकस्त का जिम्मेदार चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ही ठहराता हूँ। अपने गेस्ट की तरफ और बढ़ते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, और अब्बास साहब और चौधरी मंजूर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, इस लॉन्ग मार्च जिस पे तवज्जो देना चाह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उसका कोई फायदा है? शुक्रिया मेहर। पहली चीज़ तो ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे, और जो खबरें हैं वो यही कि बिलावल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, मगर वो कहते हैं मैं वापस भी नहीं लूंगा। सो देखते हैं, शायद कायल कर लेंगे। बस छोड़ दें आप इस चीज़ को। दूसरी बात ये कि देखिए, बहुत कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के। चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, उन्हें पता है कि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो वो जाहिर है हर तरह की टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ की। बहुत से सवालात उठ सकते हैं चेयरमैन सेनेट के। ये चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन की देन है 2018 से अब तक, और वरना तो ये वोटेड आउट हो जाते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ आ गई थी बिल्कुल, लेकिन ये बच गए, दोबारा सेनेट के चेयरमैन हो गए। अब अगर उन्होंने, जो गिलानी साहब कह रहे हैं, ऐसा काम किया है, तो अपोजिशन उनके खिलाफ दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। 14 बंदे तब भी टूटे थे, तब भी नहीं समझ आई थी हुआ क्या है। जी बिल्कुल, वही कह रहा हूं मैं, वो तो नहीं करने वाले। नहीं, तो यही मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कैप्टन थे इस टीम के अपोजिशन की, ये एप्रीहेंड नहीं कर सके कि होने क्या जा रहा है, और तैयार रहना चाहिए था शायद। मगर सर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मुझे मजहर साहब एक बात बताइए। मैंने 2 दफा उनसे दिलावर खान ग्रुप का पूछा है, उसके ऊपर उन्होंने कोई नॉन कमिटल सा जवाब दिया, क्योंकि अपोजिशन दिलावर खान ग्रुप को मोर्द इल्जाम इसका ठहरा रही है। क्या आपको लगता है कि कोई वजह है गिलानी साहब नॉन कमिटल आंसर इस पे दे रहे हैं? क्या कोई और अंडरस्टैंडिंग है जो अब रहेगी फॉर अ व्हाइल? अपने काम तो सारे करवा बैठती है हुकूमत। देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे बने हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब? दिलावर ग्रुप, फिर वो नेशनल, मतलब आप यही तो देखें ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, बदकिस्मती है हमारी। चौधरी मंजूर साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत से, बदकिस्मती है कि सियासी इखलाकियात में हम बहुत नीचे आ गए हैं। अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें, आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनने के बाद क्या MNA दोबारा बनने की ज़रूरत थी? यूसुफ रजा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या दोबारा बनने की ज़रूरत थी? इसी तरह चाहे आप नवाज शरीफ साहब को उठा लें, यानी मैं एक टॉप पोजीशन पर पहुंच के दोबारा जो है वो नर्सरी में एडमिशन ले लूं, मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। मतलब ये कोई आपको रोकती नहीं है चीज। अच्छा सर, मैं जरा आपके इस अहम तरीन नुक्ते पे आऊंगी जो आपने उठाया है कि ये टीम के लीडर थे। चौधरी मंजूर साहब टीम की कप्तानी कर रहे थे गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी वाज इन चार्ज, लड़ धड़ के PDM से निकलना पड़ गया, क्योंकि ये आपने अंडरस्टैंडिंग के बावजूद नशिस्त ली। बराए मेहरबानी इसमें ना जाइएगा कि क्यों वो ऑपोजिशन लीडर बने, ही वॉज द लीडर नाउ, अब तो बन गए। अब मुझे बताइए सर कि दिलावर खान ग्रुप को भी बेनकाब नहीं करना, गिलानी साहब ना पहुंच सके, क्यों ना पहुंच सके, शिकस्त का कौन जिम्मेदार है? अब प्लान क्या एग्जैक्टली सर? बिकॉज ये तो मुल्की सलामती का इशू था ना, गिरवी रखवाने के मुतरादिफ था ये बिल, तो क्या किया जाए? JUI फे के तला महमूद नहीं पहुंचे, आपके अपने ऑपोजिशन लीडर गिलानी साहब नहीं पहुंचे। अच्छा, मैंने एक दो गुजारिशां ज़रूर करनी है। आपने सर्वे का गिलानी साहब से सवाल किया कि उसमें 55% लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी की डील होगी। ये जो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज़ TV पे वाज होता है, उसका भी तो असर है ना। 2013 के इलेक्शन से पहले मुझे एक बहुत सीनियर एंकर ने कहा था कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक तो पीपल्स पार्टी को कोई वोट देगा नहीं। हमने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है, क्योंकि ख़बर तो अब सोशल मीडिया के पास रह गई है, सिर्फ प्रोपेगेंडा TV के पास रह गया है। एक बात। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्या है? दूसरा सवाल आपने उठाया कि दिलावर ग्रुप्स की वजह से बने। प्रिंसिपल क्या है अपोजिशन लीडर बनने का? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो अपोजिशन लीडर बनेगा।
मैं मिसाल देता हूँ कौमी असम्बली की, पंजाब असम्बली की, केपी की, चलो छोड़ देता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान असम्बली की, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन मेजॉरिटी बाकी पार्टियाँ हैं। अगर उनके वोट जमा कर लिए जाएँ तो मेजॉरिटी वो है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी जो है वो वहाँ पे है। पिछली बार सेनेट में कौन थे अपोजिशन लीडर? PMLN, चूंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी। सो एक प्रिंसिपल तो तय है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहें ना रहें, लेकिन बिलावल साहब ने अभी उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया है। ये पार्टी ने फैसला करना है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक अपनी पोजीशन पेश कर दी। आप तस्दीक कर रहे हैं सर गिल साहब की खबर को, फिर ये तस्दीक शुदा खबर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने राइट है गिलानी साहब का इस्तीफा रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल 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 तस्दीक कर रहे हैं आप। चले, हमारे लिए ये खबर हुई ना सही सोर्स से। दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। और साथ उन्होंने कहा कि उनकी बहुत लंबी जिदोजहद। सर अब अगर इसकी तशरीह इस तरह की जाए कि जो मकासद थे वो पूरे हो गए, शौकत तरीन साहब तो पहले अनाउंस, पार्टी जो है सर 2 फरवरी, सर मेरा सवाल सुन लें, से छोड़ दें अब कौन बनता है नहीं बनता। चौधरी साहब अब सवाल मसला ये है कि आगे जाने के जोगी नहीं रहे आप लोग, यानी कि तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में लाने के नंबर नहीं है आपके पास, सीधा 8-9 नंबर का। मैं इधर तो थे और कुछ नहीं कर सके, स्ट्रैटेजी में नाकामी भी कबूल नहीं कर रहे, यानी कि उनको उनका इस्तीफा ना कबूल करके ये भी कहा जा सकता है कि यही स्ट्रैटेजी थी, यही चाहते थे, क्योंकि 2 फरवरी को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग का तो अनाउंस कर चुके थे, पिछले जुमेरात को अनाउंस कर चुके थे शौकत तरीन साहब, उसके बाद ये वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं आपकी क़यादत की अंडरस्टैंडिंग हो कि नहीं पुश करेंगे। और चौधरी साहब आज जहन में रखिए, दिलावर खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि मुझे गिलानी साहब ने बुलाया, मैं गया, वो नहीं थे। फिर 4 बंदे जब मुझे अप्रोच करते हैं तहरीक इंसाफ के, तो मैं क्यों ना वोट डालूं। दैट मींस कि आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं थी आपके पास, यू वर नॉट कमिटेड। चलो मेहरबानी आपकी, लेकिन मुझे इतना जवाब तो देने दीजिएगा जितना लंबा आपने सवाल कर दिया है। मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं कि एक जो PMLN के दोस्त ने उसी वक्त फौरी तौर पर एक ट्वीट कर दिया, वो वैसा ही ट्वीट था जब हम हारे सादिक संजरानी से नो कॉन्फिडेंस पे, तो उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब ने ट्वीट किया था, तो सेम स्ट्रेटजी। अब मुझे ये बताएं कि टोटल 9 गैर हाजिर थे लोग, 2 पीपल्स पार्टी के, एक सिकंदर महेंद्रो उधर अमेरिका में हैं, गिलानी साहब रात के 12 बजे मुल्तान थे, नहीं आ सके, सुबह 10 बजे नहीं पहुंच सके थे, धुंध की वजह से मोटरवे भी बंद थी। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं आप कि 7 बंदे उनके नहीं थे। ये सारा को जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो सिर्फ ये बात ठीक है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गिलानी साहब पे आती थी इसलिए कि वो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है क्या कि बिल पेश होने के बाद कमेटी को जाना चाहिए? वहां पे तो कोई बात नहीं कर रहा कि अगर आप सारी पार्लिमानी नॉर्म्स को बुलडोज कर दें वो ठीक है, RTS बैठ जाए वो ठीक है, चूंकि उनके मुताबिक ये फर्ज कर लिया गया है कि जो गलत करेंगे वो ठीक है। ठीक है, कैमरे लगा दें सेनेट के इलेक्शन में, हो क्या गया, कैमरे लगा दें सेनेट के इलेक्शन में वो ठीक है, वो जो कर ले वो ठीक है। वो अब आप देख रहे हैं एसेंशियली हो क्या गया है, आप ऑपोजिशन की आपस में अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो गई है, और होगा ये अब सेनेटर रौन अब्बास साहब, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, आप लोग वाकई इस अदम एतमाद की वजह से गो थ्रू कर लेंगे, बट दैट डज नॉट गेट यू एनी द नेक्स्ट इलेक्शन। यानी कि सूरत हाल अभी भी पेचीदा इसी तरह है सर, या तो आप लोगों को इमदाद मिली है या तो फिर ये आपस में ही काम नहीं कर सके। बहरहाल सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है आप लोगों के लिए। बीबी इशू ये है कि पहले तो जिस दिन फ्राइडे को ये सारा इवेंट हुआ था, उस दिन पहली दफा मैंने ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा क्लूलेस, हेडलेस और लीडरलेस नजर आए, यानी कि कोई लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी, और सारी की सारी ऑपोजिशन बहुत ज्यादा वाइब्रेंट भी थी। Somehow they believed कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। ये जो बार बार शोर मचाया जा रहा है ना कि जी आधा घंटा डिले किया गया, उसके रीजन तो खैर एक और भी था कि उस दिन इनका जो तरीन साहब का ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा लो भी हो गया था, लेकिन ऑपोजिशन न्यू इट कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, जिसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी बिल लेके आए, बिल लेके आए। और एक चीज और बता दूं कि बार बार कहा जा रहा है कि जी एजेंडा रात को आया था। मैं आपको 25 जनवरी की द न्यूज की स्टोरी अगर आप कहें तो व्हाट्सएप कर देता हूं, जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया था कि गवर्नमेंट अगले 48 से 72 घंटे में ही आने आ रही है। थर्सडे इवनिंग को तमाम ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रही थी, इवन के पीपल्स पार्टी के दोस्त दूसरे को बता रहे थे कि भाई टाइम से पहुंच जाओ, टाइम से पहुंच जाओ।
वुड यू रियली थिंक कि फ्राइडे मॉर्निंग जब 10:30 बजे इजलास शुरू होता है और अचानक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बैठा था, यही सोचे कि अगर हमारा लीडर ऑफ द हाउस उस दिन ना होता एंड वी हैड फेल्ड, शहजाद वसीम साहब वेयर डज ही वुड ही हैव स्टैंड? तो यही कुछ आज गिलानी साहब के साथ हुआ. सो नो एक्सक्यूज कैन रियली गेट हिम ऑफ दिस बर्डन कि उस दिन क्या हुआ. आपकी क्या रीडिंग है सर? ये फिर यानी कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों की बेहतरीन स्ट्रैटेजी और रीचिंग आउट काम आ गई, या इनकी सुस्ती इनको खा गई है? शिकस्त खोरदा इनको इनकी सुस्ती आदम एतमाद ने किया है. आई थिंक हमें और हमारे अलाइज को, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, कि हमें इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया गया था, हमें ब्रीफ किया गया था. हमारी पॉलिटिकल पार्टी में तरीन साहब ने हमें ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के हमें ब्रीफ किया था कि व्हाई दिस बिल शुड हैव बीन पास्ड. अपोजिशन का प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी पॉलिटिकल अलायंसेस वहां लोग मौजूद हैं. आई डोंट थिंक सो कि दे इवन न्यू कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. आई मीन वुड यू रियली एक्सपेक्ट कि बीएनपी मेंगल में अख्तर मेंगल ने अपने 2 सेनेटर्स को कहा होगा कि स्टेट बैंक के इस अमेंडमेंट लॉ में क्या है, या मौलाना ताउर रहमान को बताया गया होगा कि जी इस बिल को पास होने, दे वर जस्ट टोल्ड नॉट टू लेट इट गो. उनकी इंपॉर्टेंस का इनको इतना अंदाजा नहीं था और दे वर टू हैप्पी कि उनके पास 43 नंबर्स. मैं देख रहा था वो बार बार हमें कहते थे कि तुम लोग तो आज तो गए. सो दे हैड देयर नंबर्स, दे वर नॉट श्योर अबाउट इट कि अचानक 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है. एक चीज. दूसरी चीज ये है कि बार बार सेनेटर दिलावर की बात आ रहे. 3 सेनेटर्स टोटल थे उस दिन सेनेटर दिलावर ग्रुप के जिन्होंने हमें वोट किया था. ऑपोजिशन वर शॉर्ट ऑफ 8 पीपल. आई मीन व्हाई वुड दे ब्लेम सेनेटर दिलावर फॉर इट जब उनके 8 बंदे अपने ही मौजूद नहीं थे. सो आई डोंट थिंक सो किसी भी किस्म का एक्सक्यूज. और एक चीज और व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन, सेनेटर दिलावर जो है अपना सेनेटर तला महमूद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है हमारी फाइनेंस के. He was not there as well. कराची में मौजूद थे. सेनेटर तला महमूद नहीं आए, कराची में मौजूद थे. सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को कोविड हो गया था, मगर 5 से 7 दिन कोविड हुआ था. वो चाहते तो फिर भी आ सकते थे. आपकी एक खातून कनाडा में मौजूद है. ठीक है, जो कनाडा में मुल्क से बाहर है तो समझ आती है, लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि ये इनकी स्ट्रैटेजी नाकाम रही ना. यानी कि अगर इनकी स्ट्रैटेजी पुख्ता होती या ये नंबर मनवा लेते किसी तरह, तो आप लोग तो मुश्किल में थे. फिर क्या करते फिर आप लोग सर? ये तो हमें तो पहले दिन अंदाजा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है. अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन के पास 55 नंबर्स हैं, हमारे पास 45 नंबर हैं. सो वी वर वेरी विजिलेंट इनफ कि हमारे नंबर्स पूरे होने चाहिए. एंड वी वर लकी ऑन द डे कि दे डिड नॉट टर्न अप. अगर ये यू वर लकी, यू आर काउंटिंग ऑन लक. मजहर अब्बास साहब ये लक पे काउंट कर रहे थे या वही फिर अगेन ये जी मजहर साहब? मेहर देखिए बहुत सीधी. आई थिंक इट वाज वेरी वाइज इनफ. और सर या तो वाइज होता है या तो लक होता है, दोनों चीजें नहीं होती. देखिए मेहर जी जी मजहर साहब, मेहर बहुत आई थिंक दैट वाज आवर डे. वो एक्चुअली दिन ही था मोर लेस. नहीं वो छोड़ दें, वो दिन आपका था. देखिए बहुत क्लियर बात है मेहर. मैं फिर ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को तो पता है कि वो एक वीकर विकेट पर है और उनकी वो सिर्फ स्ट्रैटेजी के थ्रू, चाहे वो इधर से घुमाएं या उधर से घुमाएं. अभी मंजूर साहब कह रहे थे कि बहुत सी चीजें मैनिपुलेशन की है गवर्नमेंट ने, उसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन आप किधर थे? असल चीज ये है कि आपको ये पता था कि ये बिल जो है एक खास डेडलाइन से पहले इसको पास होना ही होना था. IMF की मीटिंग से पहले इसको पास होना ही होना था. अगर ऑपोजिशन इस चीज को भी ना समझ सकी तो गिलानी साहब किस चीज के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? चौधरी साहब आखिरी जवाब दीजिए, गिलानी साहब किस चीज के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और क्यों आपकी क़यादत उनको फिर बरकरार रख रही है? मजहर साहब ने जो सवाल उठाया. नहीं देखिए, बड़ा सिंपल सादा सा बात है कि वो अगर मुल्तान में मौजूद हैं और 31 आज हैं, इम्कान यही था, जो गालिब इम्कान था, जो सर्कुलेट भी हो रहा था कि ये 31 को पेश करेंगे और 31 को सारे आ जाएंगे. और उस वक़्त रात के अंधेरे में इस तरह से करना, ये सारा कोई सारी चीज़ वो बुलडोज कर रहे हैं. और शेख रशीद सेनेटर रॉन साहब वो बज़िद हैं कि रात के अंधेरे में ये काम हुआ है. वो तो मुशर्रफ को भी 5 बार वर्दी में करवाना चाह रहे थे. वो तो सारी जिंदगी मुशर्रफ को याद रखना चाह रहे थे. जी जी नहीं है कि अगर कोई एक इस तरह से वो जिस तरह से उन्होंने किया है और चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया. मंजूर साहब इन दिनों में तो हर सूरत में होना चाहिए था इस्लामाबाद में. गिलानी साहब को मुल्तान जाने की जरूरत ही नहीं थी. सीधी सी बात है, आपको पता है इन दिनों में खेल होना है. अच्छा थोड़ा सा इसको फिर क्लियर कर लेते हैं. ये बिल जो है ना वो सेनेट में 24 जनवरी को आ गया था. एजेंडे पे रात को है और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये सेनेट प्ले नहीं करता,
पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री रात को एजेंडा अपना भेज दिया और रूटीन में भेजा गया, नंबर 1। नंबर 2, इस बिल के हवाले से एवरीबॉडी न्यू कि बुध को सर टाइम इररिलेवेंट होता है, रूल्स में टाइम का कोई कदगन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे, सेनेटर ऑन हमारे साथ मौजूद थे मजहर अब्बास साहब। आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सुना, साबिक हैं नहीं हैं, मौजूदा ऑपोजिशन लीडर हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि वो बज़िद हैं कि मैं नहीं लूंगा, मगर उनकी क़ियादत जो है उनके इस्तीफे को रद्द कर चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कल अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पहले ही हो चुकी है और ये 2 फरवरी से चार्ज संभालेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 साल और 2 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहे हैं। ये वो जज हैं कि जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पैनामा के तारीखी केस का हिस्सा भी रहे और इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया और सानहे APS अज खुद नोटिस केस में बतौर चीफ जस्टिस मुल्क के वजीर आजम को अदालत में तलब करके जवाब तलब किया। नाजरीन, माहौलियाती आलूदगी के केसेस हों या फिर तजावुजात का खात्मा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बड़े दलेराना फैसले किए हैं। कराची में नस्ला टावर गिराने का हुक्म भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जारी किया। सरकारी जमीनों पर पार्क्स और शादी हॉल्स की तामीर के खिलाफ भी अहकाम जारी किए और दिफाई जमीनों का कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल के खिलाफ भी हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेनेट में ओपन राय शुमारी पर सदारती रेफरेंस का अहम तरीन फैसला देते हुए खुफिया राय शुमारी का हुक्म दिया, मगर साथ ही ये तशरीह भी की कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रहता। वजीर आजम के खिलाफ तरक्याती फंड केस में जस्टिस काजी फायज ईसा को मुकदमा सुनने इसलिए रोका कि जस्टिस काजी फायज ईसा वजीर आजम के खिलाफ शिकायत कुनंदा थे। बतौर चीफ जस्टिस उन्हीं की अदालत के 10 रुकनी बेंच ने लंदन जायदादों से मुतल्लिक नजरसानी केस में गुज़िश्ता बरस अप्रैल में ही जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के हक में मुख्तसर फैसला सुनाया और 9 माह और 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है जो आज पूरे मुल्क में बहस तलब है। और साथ ही अब हुकूमत की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि जजेस की सिलेक्शन के ऊपर भी पार्लियामान एक बार फिर नजरसानी करे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अली अहमद कुर्द, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। मैं रशीद रिजवी साहब आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाइएगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कहना है कि ये फायज ईसा नजरसानी केस का तहरीरी फैसला तारीखी है, हिस्टोरिक है, साथ ही हम देख रहे हैं कि बहस छिड़ गई है मुल्क में कि जजेस एहतसाब से बालातर या उनके ख़ानदान, उनकी बेगम, उनकी औलाद बालातर होते हैं। क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से एक मिसलीडिंग जो चल रही है तहरीक के लोगों को गुमराह किया जाए ये कह के कि जी इस किस्म की कोई बात है। मैंने तो जजमेंट पढ़ी है, 45 पेजेस की है और 7 पेजेस जस्टिस याया के है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि जज का एहतसाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है जज और हर शोबे के हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। फोकस जिस बात पे किया है, जिस पे हुकूमत फोकस नहीं कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट फोकस नहीं कर रही है, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 10A को उन्होंने अहमियत दी है कि उसके बगैर आपने सरीना ईसा को सुने बगैर जो है आपने इतने बड़े उसके खिलाफ इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जर्वेशंस दे दी हैं। देखे ना, म्यूचुअली ये बड़ा तजाद था पहले फैसले में। 10 जजेस एक तरफ कहते हैं कि रेफरेंस जो है वो बदनीयती पर मुनसर है, डिपेंड करता है, इट इज रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ मेलाफाइडिस, और दूसरी तरफ फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डायरेक्शन दे रहा है कि आप यूं करें, आप यूं करें, कमिश्नर यूं करें, इतने दिन में ये करें। ये दोनों म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव चीज़ें थी, ये साथ नहीं चल सकती थी। बाद में फिर लार्जर बेंच ने इस चीज़ को रियलाइज़ करके रिकॉल कर लिया है। इस पर कोई
इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो ठीक है। मुझे सर मैं बताती हूँ क्या कॉन्ट्राडिक्शन है अभी मसला इधर ये है। कुर्द साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपने रशीद रिजवी साहब की भी बात सुनी। मसला ये है ओरिजिनल 7-3 की जो जस्टिस बंदयाल की का फैसला है वो एक हायर पेडेस्टल के ऊपर कहता है कि जब सुपीरियर जुडिशरी है तो उतनी ही उनके ऊपर एहतसाब या उतना ही स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। और इधर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इधर तो अक्सर मुख्तलिफ फैसला है इस रिव्यू के अंदर, जो नई ज्यूरिस्प्रूडेंस कायम हो गई है। फारूक नसीम साहब का मानना है सिंपलर, क्योंकि आप अवाम की बात करते हैं, आपकी बात समझ भी आती है। इस तरह सर एक आम आदमी ये कह रहा है कि क्या एक जज की बेगम या उसके बच्चे जो हैं उनकी जायदादें अगर अनडिक्लेयर्ड हों, जिस तरह इस केस में भी थी जो डिक्लेयर्ड नहीं थी, या अगर उनकी मनी ट्रेल ना सामने आए, जिस तरह FBI का जो डॉक्यूमेंट सामने आया असेसमेंट ऑर्डर AO उसके अंदर भी कहा कि सेटिस्फाई नहीं किया, कोई मनी ट्रेल सामने नहीं आई, तो फिर कोई सवाल ना किया जाए, बरीउल जिम्मा कर दिया जाए। ये नैरेटिव हुकूमत भी कर रही है और इसके इस 45 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का भी एक निचोड़ ये भी है जिधर बार बार ये कहा जा रहा है एहतसाब से कोई बालातर नहीं, दूसरी तरफ ऑफकोर्स ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ मुख्तलिफ रवैया नहीं अपनाया जा सकता जस्ट बिकॉज वो एक जज की अहलियाँ हैं। देखें, अभी रिजवी साहब ने बिल्कुल सही कहा, कहीं पे सारे जजमेंट को आप देख लें, रिजवी साहब ने तो पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने भी जजमेंट मंगा के मैंने देखा है उसको, उसमें देखें उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जजेस या इस मुल्क का कोई भी शहरी कानून से बालातर है। वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है सब बराबर है। मगर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप जो रिव्यू इसका शॉर्ट ऑर्डर जो आया था वो इस बुनियाद पे था, और अब भी जजमेंट को आप देखें कि वो इसमें लफ्ज़ ये है कि मीनिंगफुल और जो सही किस्म की जो हेयरिंग है वो जुडिशल काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं दी थी, सरीना ईसा उसको तो। और जो पहला वाला जो अंडर रिव्यू जो जजमेंट है, कितनी अजीब बात है कि रिव्यू तो जो सारा उन्होंने जो है डिसमिस कर दिया था, मगर FBI को ये डायरेक्शन दी थी कि वो अपनी तहकीकात, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, और अगर सरीना ईसा के बारे में उसके टैक्स इवेजन के हवाले से कोई भी सबूत या कोई भी चीज़ बाकी आती है तो ये जो रेफरेंस जो डिसमिस हुआ ये पेंडिंग है, और ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कंक्रीट किस्म की टैक्स इवेजन के हवाले से, तो ये जो रेफरेंस है ये ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाएगा। तो यानी कि जिस तरह फारूक नसीम साहब कह रहे थे हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई तो हम इसको परसू करेंगे, यानी कि और दीगर लीगल ऑप्शंस हैं अगर हुकूमत इसको परसू करना चाहे। मगर मुझे कुर्द साहब एक बात बताइए इससे पहले आई गो टू जी हाँ नहीं एक मिनट नहीं, देखें सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट्स के पास जितने भी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी एक्शंस हैं, आमाल्स हैं, जो कुछ है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है सुपीरियर कोर्ट्स के। अब अगर आप किसी भी सूबाई हुकूमत को या फेडरल हुकूमत हो या उसके किसी अफसर को, चीफ अफसर को रेफरेंस दाखिल करने का, भिजवाने का इख्तियार देते हैं, तो इसका मतलब आप तो सुपीरियर कोर्ट्स को अंडर प्रेशर आपने ले लिया। वो तो हमेशा इस खौफ में रहेंगे कि अगर गवर्नमेंट के जो भी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो वायलेशन है उस पर अगर हमने जुडिशियल रिव्यू में कोई एक्शन लिया तो कल हमारे खिलाफ आ सकता है। ये नहीं हो सकता। जो अदलिया हमेशा इंडिपेंडेंट है और अदलिया पे किसी भी किस्म का प्रेशर, मामूली सा भी प्रेशर, वो कोई पसंद नहीं करता। तो ये जो जजमेंट आया है, मैं समझता हूँ रिजवी साहब बैठे हैं और ये सारे वकला बिरादरी और आम पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया है। फरूक नसीम के खिलाफ एक्शन, उसमें याया अफरीदी साहब का जो सेपरेट पार्ट ऑफ जजमेंट है, माइनॉरिटी व्यू है कि वजीर आजम की भी कॉम्प्लिसिटी है, शहजाद अकबर की भी है जो एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे थे, वजारत कानून की भी है, इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगा कि नहीं। और वो जो इनकम टैक्स इनकम टैक्स के जो ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ भी, कि उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटस की है वो उन्होंने उनको सप्लाई किया, लिहाजा उनके खिलाफ भी जो है दे आर आल्सो लायबल फॉर पेनल्टी। ओके, आई अंडरस्टैंड। सो ज्यादती हुई है, मिस ट्रायल हुआ है, मगर रशीद रिजवी साहब ज्यादती, मिस ट्रायल वर्सेस एक्चुअली डिक्लेयर्ड नहीं थे, एक्चुअली मनी ट्रेल नहीं है। सो किस तरह देखा जाए इसको, किस पराये में देखा जाए? क्या इसको फिर हमारे इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली परसू करते रहें? अगर कोई ऐसी चीज सरकार के पास आती है, हुकूमत के पास आती, हाँ जी रिजवी साहब आप बोलें, फिर मैं कुर्द साहब की तरफ जाती हूँ। तो उसमें
तो उसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो को उन्होंने कहीं रोका तो नहीं है इस जजमेंट में कि आप कोई इंक्वायरी किसी के खिलाफ या उनके बेटों के खिलाफ कुछ मिलता है तो आप करें, लेकिन जहां आप इस चीज़ की बात करती हैं कि एफबीआर को प्रोसीड करना चाहिए, उससे पहले जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन तो देखे ना। जैसे कुर्द साहब ने कहा कि उन्होंने कहा है कि सदर का रेफरेंस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, मिनिस्टर ऑफ लॉ के जो कंडक्ट था इसमें, वो ऑल बेस्ड ऑन मेलाफाइडिस। इनकी भी तो कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ करें। इन्होंने तो बल्कि वाहवाह की थी 10 जजों के फैसले पे कि ये हम जीत गए केस, हम जीत गए केस, हम जीत गए केस। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? इस फैसले में तो लिखा है इनके अहकामात ही गैर कानूनी थे टू बिगिन विद। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं? They should have resigned. They should have resigned. लॉ मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था जब ये फैसला आया था पहला, जिसपे 10 जजों ने इत्तेफाक करते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ मेलाफाइडे है रेफरेंस, उन्हें फौरन ही मुस्तफी हो जाना चाहिए था। ठीक है, सो ये एक्ट ऑफ मेलाफाइडे अलग तरफ, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स अलग तरफ। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये काम हो, परसू करें इदारे, मगर जिनका नाम इसमें आया है बशमूल वजीर आजम पाकिस्तान, गो के अटॉर्नी जनरल साहब आज हम न्यूज़ के ऊपर कह रहे थे कि कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता वजीर आजम के खिलाफ। तो इज दैट ट्रू? क्या बाकी कोई लीगल रिकोर्स नहीं है? आपने भी कहा रिजाइन कर दें, वो तो एक मॉरल इनिशिएटिव है, ना करें, उनकी मर्जी। देखिए अगर मेजॉरिटी होती है तो वो नहीं, देखिए मेहर बुखारी साहब, प्रोविजन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इम्पीचमेंट तो नहीं होती दिखाई दे रही सर। नंबर होते हुए भी आपने देखा है सेनेट में क्या हुआ है। सो कुर्द साहब, फवाद चौधरी साहब, क्योंकि अब हमने वजीर कानून का जिक्र आ गया, इसमें शहजाद अकबर का आ गया, वजीर आजम का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अभी भी कह रहे हैं जो हमारी जुडिशरी की आलमी साख मुतासर हो रही है, मजरू हो रही है, और अदलिया को अपनी साख बेहतर बनाने का मशवरा दे रहे हैं, अभी भी गलत मशवरा है ये। मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तमाम। कुर्द साहब और फिर मैं रिजवी साहब के पास आऊंगी। जी कुर्द साहब। मैं समझता हूँ फ़ारूक नसीम के पूरे कैरियर ऑफ एडवोकेसी में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल अगर कोई मैटर था वो यही काजी ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था। जब वो रेफरेंस और ये रिव्यू अब उसके खिलाफ आया है तो मॉरल एथिक्स भी दुनिया में कोई चीज़ है, मॉरलिटी भी दुनिया में चीज़ है, तो उनको रिज़ाइन दे के जाना चाहिए। उनके खिलाफ स्पेसिफिक उनका नाम लेकर ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो पिनल एक्शन लिया जाए। मगर हमारे मुल्क में हर कुछ होता रहा है। हमारा आइन ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वज़ीर आज़म को मास्वाए पार्लियामेंट में नॉन वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के हवाले किसी तरीके से नहीं निकाला जा सकता, रिमूव नहीं किया जा। मगर आपने देखा चौधरी इफ्तिखार साहब ने रजा गिलानी साहब को, राजा परवेज अशरफ को आपके सामने घर भिजवा दिया। हमारा मुल्क अजब मुल्क है। अब फिर इसी तरीके से सर इस मुल्क में अरसलान इफ्तिखार जैसे लोग भी हैं ना, इसीलिए आज जरा सवाल के ऊपर थोड़ा सा और फोकस कीजिए। अरसलान इफ्तिखार जैसे लोग भी हैं सर, आप जानते हैं एक पस मंजर रहा है इधर, तो एक जज जो है वो वाकई मुबर्रा रह सकता है अपनी घर वालों की एक्टिविटी से या उनकी जायदादों से? अगेन ओवरऑल सवाल है सर, सवाल यही है, इफ दे इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर्स, फिर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको तफरीक कर देनी चाहिए? जी कुर्द साहब और फिर रिजवी साहब। नहीं देखिए, इंडिपेंडेंट अगर डिपेंडेंट है किसी जज का, इंडिपेंडेंट उसके किसी भी एक्शन की बुनियाद पे ना तो आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, ना किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 209 स्पेसिफिक कहता है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स बनाएगी, उसके वायलेशन में अगर कोई जज आता है तो फिर रेफरेंस भी फाइल हो सकता है और उसकी रिमूवल भी हो सकती है। मगर अब इसमें जो भी हुआ है, अब ये जो जजमेंट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा है कि कोई ऐसी जो इंडिपेंडेंट वो है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है उसके वो हैं वर्सा में से हैं जो भी हैं, उसके एक्शन के खिलाफ नहीं हो सकता। मगर आपने देखा काजी फैज़ ईसा का कसूर क्या है, क्यों मिसाल के तौर पे क्यों उसके खिलाफ पड़े, क्या वजह क्या है? इतने जजेस हैं, बाकी सारे जजेस हैं, हर एक आके अपना टेनर पूरा करके जा रहा है। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऑनरेबल जज जो अब चीफ जस्टिस के आला मनसब पे बैठने वाला है,
आप उसके खिलाफ है क्यों? इसका मतलब मेलाफिडी ये है, मेलिस यहाँ पे है, तो मुझे तो ये बात फील हो रही है रिजवी साहब, कुर्द साहब से कि ये नई तारीख इसलिए भी रकम हुई है कि पहली दफा अदलिया जो है वो खड़ी हो रही है कि डिक्टेशन या दबाव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस मुल्क में। यानी बाकी तारीख बड़ी चेकर्ड भी है हमारी हिस्ट्री सर। इधर PCO जजेस भी रहे हैं, हल्फ भी उठाए गए हैं, मार्शल लॉज को भी जस्टिफाई किया गया है। रमडे साहब ने बाद अपने तहरीरी फैसले में इस बात का कह दिया था कि ये इट्स अ ब्लैक एंड हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। मगर बहरहाल ये क्या ये पहली बार है कि एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेशर को रिजेक्ट किया जा रहा है? और फवाद चौधरी साहब या हुकूमत का ये कहना कि जजेस की तकर्री और तैनाती के हवाले से पार्लियामान को एक बार फिर नजरसानी करनी चाहिए, आप क्या राय रखते हैं रिजवी साहब? देखिए, इस पर बार के मुख्तलिफ तंजीमों का भी ये है कि जो 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स हुई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी हुई है, तो अमूमन बार के नुमाइंदों का जो व्यू है वो यही है कि इससे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं निकले हैं। और अभी भी कम्युनिटी में, लीगल कम्युनिटी में ये बड़ी बेचैनी है कि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर रशीद रिजवी साहब और कुर्द साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।